Hello, sir. Good afternoon. गुड आफ्टरनून। मॉर्निंग हो गया? Shaved his beard. लेट्स जस्ट वेट फॉर few more minutes. सारे बच्चों को आने देते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। कल की चीजें तो याद रहेंगी। हमने बर्जिलियस के बारे में पढ़ा था। बर्जिलियस के बाद फिर हमने टॉपिक्स किए थे। हमने 2-3 क्या क्या टॉपिक्स किए थे? जहां तक मुझे याद है हमने वैलेंसी की थी, और वैलेंसी करने के बाद फिर हमने वैलेंसी के बाद फिर हमने केमिकल रिएक्शंस किए थे, बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शंस किए थे। उसके बाद फिर हमने बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शंस के बाद बस इतना ही किया था शायद से हमने, वैलेंसी और केमिकल बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन। ओके फाइन। अच्छा ठीक है। नो 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 नो। चलो ठीक है, मतलब ध्यान दे रहे थे और अभी भी ध्यान दे रहे हो मतलब। हाँ ठीक है। तो हमने जो है नोमेनक्लेचर और क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर किए थे, किया था। रिद्धि छाबड़ा सर, न्यूक्लियर केमिस्ट्री स्टार्ट की थी। वेरी नाइस। हाँ मुझे भी ऐसा कुछ याद तो आ रहा है। रिद्धि। तो आज जो है हम लोग जो टॉपिक्स करने वाले हैं, आज जो हम लोग टॉपिक्स करने वाले हैं वो है एटॉमिक वेट। फर्स्ट 30 एलिमेंट्स जो है उनके नाम, फर्स्ट 30 एलिमेंट्स जो है उनके बारे में पढ़ेंगे, उनके एटॉमिक मास के बारे में, एटॉमिक नंबर के बारे में। और उसके बाद फिर ग्राम एटॉमिक वेट, एटॉमिक मास यूनिट और आइसोटोप्स के बारे में पढ़ेंगे। ओके। स्टॉप एनोटेशंस। ऑलरेडी इट्स स्टॉप्ड यार, कोई कर भी नहीं रहा कुछ। ओके। एक्चुअली मैंने एनोटेशंस जो है ना वो ऑन रखे हैं, जानबूझ के ऑन रखे हैं, क्योंकि मैंने वो फीचर ऑन कर दिया है। एनोटेशंस के साथ जो नाम दिखाते हैं ना कि कौन कौन एनोट कर रहा है, तो आई जस्ट वांट टू सी दोस नेम्स कि कौन एनोट करता है यूजुअली और क्या क्या एनोट कर रहा है। इसलिए मैंने जानबूझ के एनोटेशंस ऑन करके रखे। तो आई वुड बी एबल टू सी द नेम्स ऑफ द स्टूडेंट हु विल बी एनोटिंग, हु वुड बी एनोटिंग। तो ठीक है, इट्स अ ट्रैप। ओके। एंड द मैनेजमेंट पीपल आर आल्सो इन दिस ग्रुप ओनली, they are seeing us, they are watching us. Okay. uh,
चलो तो स्टार्ट करते हैं। एबीसी ऑफ केमिस्ट्री लेक्चर 2। ठीक है, तो आज हमारा सेकंड लेक्चर है, एटॉमिक वेट के बारे में पढ़ लेते हैं। बेसिकली आज जो है ना हम लोग गो थ्रू करेंगे एटॉमिक वेट। किस किस को पता है एटॉमिक वेट क्या होता है? वैसे अभी तो सबको पता चल गया होगा क्योंकि मैंने शेयर ही कर ली है। दैट इज दी मतलब ओनली थिंग विच आई डोंट लाइक कि मतलब मैं अगर डॉक्यूमेंट शेयर कर रहा हूँ तो मतलब मैं कुछ पूछ नहीं सकता क्वेश्चन, क्योंकि ऑलरेडी एक ही पेज में सारे के सारे डेटा मेरा ऑलरेडी पहुंच गया तुम लोगों के पास। तो आई वोंट बी एबल टू आस्क यू गाइस एनीथिंग। तो मुझे इसलिए अच्छा नहीं लगता ये कि मैं बस शेयर करूँ अपने नोट्स। मतलब आई कैन शेयर यू आफ्टरवर्ड्स, लेकिन लेक्चर के बीच में शेयर करना अच्छा नहीं लगता क्योंकि वो क्वेश्चन आंसर वाला वो सिस्टम ही खत्म हो जाता है फिर। ठीक है, एटॉमिक वेट के बारे में पढ़ लेते हैं। तो जहां तक मुझे याद है हमने लास्ट टाइम लास्ट लास्ट टॉपिक जो कल किया था वो कैटिनेशन के बारे में ही किया था। तो आदिश गुप्ता बोल रहा है यार। आई नो दिस स्टूडेंट, ऐसा नाम सुनने में लग रहा ही है, सुना सुना सा लग रहा है आदिश गुप्ता। चलो ठीक है। अ, आदिश रोहन, अथर्वा, ओके। विवान अवस्थी, ओके विवान, हाय विवान, हाय आदिश। अरे यार कल भी तो मतलब कल भी थे तुम लोग। एंड आई एम एबल टू सी यू गाइस राइट नाउ, मतलब मुझे अभी दिख रहे हैं तुम लोगों के नाम। रोहन, आई नो रोहन, आई नो ध्रुव। हेलो एवरीवन, हाय विवान। ओके हाय आदिश, आई रिमेम्बर यू। मैं मजाक कर रहा था पहले। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं एटॉमिक वेट के बारे में। एटॉमिक वेट से कैटिनेशन कल हमने खत्म कर लिया था। हाँ, हेलो टू अदर स्टूडेंट्स आल्सो। चलो स्टार्ट करते हैं। एबीसी ऑफ केमिस्ट्री लेक्चर 2 एटॉमिक वेट के बारे में पढ़ेंगे। एटॉमिक वेट एक्चुअली में अगर देखा जाए, सुनते जाओ जो मैं बोलते जा रहा हूँ। जस्ट इमेजिन अ सिनेरियो कि एक एटम है, ठीक है। एटम सपोज हाइड्रोजन का एटम है, ठीक है। हाइड्रोजन का एटम है, सिंगल एटम ऑफ हाइड्रोजन, उसका वेट जो है ना वो होता है 0.0000000 समथिंग 23 टाइम्स जीरो। उसके बाद जाके वन, एक वन आता है, ठीक है। तो उसके बाद जाके एक वन आता है, फिर ग्राम्स उसका फिर जाके वो ग्राम्स आता है। मतलब एक हाइड्रोजन एटम का वेट इतना होता है। दिस इज अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग द मास ऑफ हाइड्रोजन एटम, ठीक है। बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, याद करना भी मुश्किल है। सपोज ये तो चलो ठीक है, एक हाइड्रोजन के एटम का मास याद भी कर लिया हमने। ऑक्सीजन के एटम का क्या? ऑक्सीजन के बाद फिर नाइट्रोजन का एटम, क्लोरीन का एटम। हर एक एटम जो है उसका मास जो है इसी टाइप का रहेगा, 0.0000 एंड इनन्यूमरेबल नंबर टाइम्स ऑफ जीरो। उसके बाद जाके एक वन आएगा। क्या इज इट पॉसिबल फॉर अस कि हम लोग ऐसा याद कर सकें हर एक एटम का मास? इट इज एब्सोल्युटली नॉट पॉसिबल फॉर अ पर्सन, मतलब फॉर मतलब नॉर्मल पर्सन तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। अगर है कोई ऐसा, मतलब ऐसा रोहित जैसा, मतलब ऐसा कोई मिल गया कि रोहित जैसा तो जादू ने हाथ घुमा लिया होगा, तो फिर ठीक है वो फिर हो सकता है। हाँ, या फिर चिट्टी हो तो चिट्टी कर सकता है। या फिर वो कोई मिल गया का रोहित हो तो फिर भी ठीक है। तो हु इज रोहित? अरे यार तुम लोगों ने, तुमको रोहित नहीं पता? अच्छा चलो ठीक है। अ, तो रोहित इज ऋतिक रोशन फ्रॉम कोई मिल गया है यार। तो जादू उसके ऊपर हाथ लगा देता है, हाथ घुमा लेता है, तो उसको सब कुछ पता चल जाता है। बॉडी खुद ब खुद बन जाती है, पूरा नॉलेज खुद ब खुद आ जाता है उसके पास दुनिया भर का। पूरा गूगल उसके दिमाग में आ जाता है। तो अगर कोई रोहित है या कोई चिट्टी जैसा है तो फिर ठीक है, वो ऐसी चीजें याद कर पाएगा। वरना इट इज नॉट पॉसिबल फॉर अ ह्यूमन पर्सन, नॉर्मल ह्यूमन ब्रेन टू रिमेंबर ऑल दीज नंबर्स। और वो भी 118 एलिमेंट्स का। और 118 एलिमेंट्स का मतलब हर एक एलिमेंट का एक एटम भी रहेगा, मतलब एलिमेंट मतलब एटम भी रहेगा, तो फिर उसको याद कैसे करेंगे हम लोग? तो फिर क्या होगा कि so you look different today. Yeah, I look different, I know. हाँ ठीक है। होम क्वारंटाइन इफेक्ट,
So now this is a very complicated way of representing the mass of hydrogen atom. So we had to find out a way to devise a system to represent the mass in simple numbers. तो बेस्ट वे पता है क्या है? बेस्ट वे है कि हम लोग चीजों को कंपेयर करें. फॉर एग्जाम्पल सपोज मैं बोलता हूँ कि आदिश का जो, अभी आई रिमेम्बर आदिश ओनली, मतलब तो आदिश मैंने देख लिया. तो अगर सपोज मैं बोल रहा हूँ कि आदिश का जो वेट जो है ना, वो विवान के वेट से जो है ना 5 टाइम्स ज्यादा है. ओके, तो आदिश का वेट 5 टाइम्स इज मोर, मच मोर, 5 टाइम्स मच मोर देन द वेट ऑफ विवान. ओके, तो अब इसमें क्या होगा? अब बताओ इस चीज में क्या होगा कि इसमें मुझे ना आदिश का वेट पता है ना विवान का वेट पता है. ओके, इसमें मुझे जस्ट 1 सेकेंड, 68E8C078. ओके फाइन. चलो ठीक है. सो वी आर डन विद दी एनोटेशंस नाउ. मैंने डिसेबल ही कर दिए. सो हम लोग कहाँ पे थे? हाँ, आदिश का वेट जो है 5 टाइम्स कम है. आदिश का वेट जो है 5 टाइम्स कम है विवान के वेट से. ओके, तो अब पहले ज्यादा बोला था मैंने शायद से, ठीक है, वैसे भी एग्जाम्पल ही है. तो यहाँ पे ना मुझे विवान का वेट पता है, यहाँ पे ना मुझे विवान का वेट पता है ना आदिश का वेट पता है. ठीक है, लेकिन फिर भी मैंने मेरे माइंड में एक आइडिया पड़ गई, जस्ट बिकॉज आई नो आदिश. मेरे माइंड में आदिश कैसा दिखता है वो एक इमेज है, तो इसलिए मुझे विवान का वेट जो है ना उसकी भी एक आइडिया पता चल जाएगी. ठीक है, तो इसके वजह से जो है ये कंपैरिजन वाला मेथड जो है ना, इट इज वन, ये मेथड जो है केमिस्ट ने सोचा कि हम लोग इस मेथड के थ्रू जाएंगे. सो वी फाउंड आउट अ वे ऑफ कंपेयरिंग द मास ऑफ वन एटम ऑफ एन एलिमेंट टू दैट ऑफ अ स्टैंडर्ड एटम. अर्लियर, पहले जमाने में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एटम्स होते थे, वर यूज्ड एज स्टैंडर्ड रेफरेंस, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन. लेकिन फिर जैसे ही टाइम बीता तो उन्होंने क्या कर लिया, द लेटेस्ट यूनिवर्सली एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड रेफरेंस इज द एटम ऑफ C12 आइसोटोप. जो C12 कार्बन का जो एटम जो है ना, वो एट प्रेजेंट जो है यूनिवर्सली एक्सेप्टेड आइसोटोप है. ओके, अब डेफिनेशन ऑफ एटॉमिक वेट. ठीक है, C12 आइसोटोप ही लिया. बाय C12 आइसोटोप ओनली. C12 आइसोटोप क्यों? क्योंकि यार पहले देख हाइड्रोजन और ऑक्सीजन थे, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बहुत सारे आइसोटोप्स थे. ठीक है, तो बहुत ही इजीली भी अवेलेबल है. तो होता क्या था कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है ना, किसी के पास हाइड्रोजन का कोई आइसोटोप होता था तो किसी के पास ऑक्सीजन का कोई आइसोटोप होता था. तो अगर वो लोग बोलते थे कि चलो हाइड्रोजन से कंपेयर करते हैं, तो किसी के पास हाइड्रोजन का एक आइसोटोप तो किसी के पास ऑक्सीजन का एक आइसोटोप, तो कंफ्यूजन बहुत क्रिएट होने लगे. ठीक है, तो उसके बाद फिर उन्होंने फाइनली कंक्लूड किया कि हम लोग कार्बन का जो है ना, जो 12 वाला जो है ना, वही आइसोटोप लेंगे, C12 आइसोटोप ही लेंगे. ऐसा नहीं कि C13. तो उन्होंने बहुत ही एग्जैक्ट कर लिया. स्टार्टिंग में ना आइसोटोप्स के बारे में पता था, और स्टार्टिंग में मतलब आइसोटोप ये पता था कि किसके कितने आइसोटोप से वगैरह है क्या. तो कोई हाइड्रोजन का कोई आइसोटोप ले लेता था, ऑक्सीजन का कोई आइसोटोप ले लेता था. देयर वाज नो एग्जैक्ट, मतलब देयर वाज नो एग्जैक्ट वे कि वो बोले कि मेजर कर पाए कि आप हाइड्रोजन का फर्स्ट आइसोटोप प्रोटियम ही लेना, इससे ही मेजर करना. तो ये तो कर ही नहीं पाए. तो बात तो यही है, तो ये प्रॉब्लम क्रिएट होने लगी. फिर फाइनली उन्होंने कंक्लूड किया कि हम लोग जो है आइसोटोप भी मेंशन करेंगे, लेकिन उन्होंने फिर कार्बन, तब तक वो कार्बन आ चुका था, तो उन्होंने बोला चलो कार्बन के साथ ही कर लेते हैं. तो ये एक था. ओके, तो एटॉमिक वेट. अब कोई पूछ रहा है कि व्हाई नॉट C13 और C14. ऑफ कोर्स जो कॉमनली अवेलेबल है वो C12 ही है, और C13 और C14 क्यों नहीं? तो मतलब जब भी हम लोग C13 यूज करते तो फिर तुम लोग बोलते कि सर C12 क्यों नहीं यूज किया, वो तो बहुत कॉमनली भी अवेलेबल है. बेसिकली तो यही होता है ना कि क्या पता उसने तो आइसोटोप क्या होता है? ओके, व्हाट इज आइसोटोप? हम लोग बात करने वाले हैं आइसोटोप्स के बारे में भी, बात करने वाले हैं. ये तो बहुत ही इजी टॉपिक्स है, तो हम लोग आगे बढ़ेंगे. हमारा देखो, ये जो भी टॉपिक्स मैंने बोले हैं अभी, जो भी मैंने ये अभी टॉपिक्स बोले हैं, उसमें एंडिंग में जो है आइसोटोप्स आ रहे हैं.
तो आइसोटोप्स हम लोग एंडिंग में पढ़ने वाले हैं आज के लेक्चर के। ओके, समवन नोज आइसोटोप्स, समवन इज सेइंग कि व्हाट आर आइसोटोप्स। हाँ, बहुत जनों को पता है, वेरी नाइस यार। So now the latest and universally accepted जो standard reference जो है ना वो C12 isotope है, ठीक है। yeah, I will share this talk in the group later, okay। अब बात करते हैं एटॉमिक वेट के बारे में। डेफिनेशन एटॉमिक वेट का बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये सबको याद होना चाहिए। एटॉमिक वेट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ टाइम्स an atom is heavier than 1/12 of mass of an atom of C12 isotope। ये सबको याद होना चाहिए डेफिनेशन। एटॉमिक वेट जो है ना उसको हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं, उसको हम लोग डिफाइन करते हैं एज द नंबर ऑफ टाइम्स एन एटम इज heavier than 1/12 of मास ऑफ एन एटम ऑफ C12 आइसोटोप। कितना टाइम्स, जैसे मैंने बोला ना कंपेयर करने के लिए कि ये जो ए इंसान जो है वो बी इंसान से इतना टाइम्स हैवी है, तो वैसे ही ये एक एटम जो है ये दूसरे वाले C12 का जो एटम जो है उसके 1/12 के मास से इतना हैवी है। हम लोग वो कर रहे हैं 1/12। अगर ठीक से देखोगे तो 1/12 जो है मल्टीप्लाइड बाय C12 तो 1 ही रुकता है बेसिकली, तो 1 से ही कर रहे हैं हम लोग। तो एटॉमिक वेट जो है is defined as the number of times an atom is heavier than 1/12 of mass of an atom of C12। हाँ बेसिकली हाँ 1 ही आ गया, 1 AMU आ गया। तो 1/12 C12 आइसोटोप। इट इज ऑल्सो कॉल्ड द रिलेटिव एटॉमिक मास, क्योंकि हम लोग दो चीजों का रिलेशन बता रहे हैं इसमें, ठीक है, दो एटम्स को रिलेट कर रहे हैं, इसलिए इसको हम लोग क्या बुलाते हैं, रिलेटिव एटॉमिक मास। क्योंकि दो चीजों को कंपेयर कर रहे हैं कि इसका वेट इससे ज्यादा है, इसका वेट इससे कम है, तो उसमें तो केजी और ग्राम्स तो कभी आया ही नहीं। तो केजी और ग्राम्स तो कभी आया नहीं, तो एटॉमिक वेट हैज नो यूनिट्स, ठीक है। तो बेसिकली एटॉमिक वेट का कोई भी यूनिट नहीं होता है। ओके सर, प्लीज रिपीट अगेन। अरे मैंने इतने अच्छे से तो समझाया। एटॉमिक वेट का डेफिनेशन तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो मैं कैसे भी करके याद रखनी है। एटॉमिक वेट इज डिफाइंड एज, 5-6 बार बोलते रहो, मैं तुम्हें सुन नहीं सकता, लेकिन 5-6 बार मन में जो है वो बोलते रहो एटॉमिक वेट। अगर किसी को कोई फर्स्ट टाइम सुन रहा है या किसी को नहीं पता है ये ऑलरेडी, तो 5-6 बार बोलो, ये डेफिनेशन याद हो जानी चाहिए। और मीनिंग समझो, मीनिंग समझोगे तो और भी ज्यादा इजी है। ओके, तो एटॉमिक वेट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ टाइम्स एन एटम इज heavier than 1/12 of the mass of an atom of C12 isotope। कि एक एटम जो है ना, एक एटम जो है उसका वो कितना टाइम्स हैवी है, किससे हैवी है, किससे किससे हैवी है एक एटम, 1/12 ऑफ मास। अगर मास का 1/12 करेंगे, किसके मास का 1/12 करेंगे, कार्बन के एटम के मास का जब हम लोग 1/12 करेंगे, वो एक पर्टिकुलर एटम उससे कितना हैवी है, उसको हम लोग जो है एटॉमिक वेट बोलते हैं। ओके, ये अभी हर एक साइंटिस्ट का नाम तो हम लोग बता ही नहीं सकते ना कि इसने ये डिस्कवर किया, इसने ये डिस्कवर किया। ये इन जनरल रूल निकला उस टाइम पे, बहुत सारे साइंटिस्ट की कम्युनिटी साथ में बैठे थे, दे जनरली फाउंड आउट दिस रूल कि हम लोग जो है कार्बन के आइसोटोप को ही यूनिवर्सली एक्सेप्ट करेंगे। ऐसा नहीं कि कोई एक जगह पे कोई हाइड्रोजन से कंपेयर कर रहा है, एक जगह पे कोई कार्बन से कंपेयर कर रहा है, एक जगह पे कोई ऑक्सीजन से कंपेयर कर रहा है। नहीं, उन्होंने फाइनली एक रूल निकाला IUPAC ने कि C12 आइसोटोप ही यूज होगा। देखो बहुत जने मुझे मास के बारे में पूछ रहे हैं, मास के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। मास इज समथिंग डिफरेंट, एटॉमिक मास इज समथिंग डिफरेंट देन एटॉमिक वेट। ओके, एटॉमिक मास इज समथिंग डिफरेंट देन एटॉमिक वेट। जैसे फिजिक्स में कैसे वेट और मास डिफरेंट होता है, वेट और मास जो है फिजिक्स में भी डिफरेंट ही होता है ना। आई होप सबको पता होगा इतना कि वेट और मास फिजिक्स में भी डिफरेंट होता है, वैसे ही केमिस्ट्री में भी एटॉमिक वेट एक सब्सटेंस का जो है ना, एटॉमिक वेट एक्चुअली वेट जो होता है ना कि कितना वो उसका वेट कर सकते हैं, इलेक्ट्रोस्पेक्ट्रोमीटर में उसका वेट अगर हमको एक्चुअली में कैलकुलेट करना हो, वेट वो होता है। मास समथिंग डिफरेंट रहता है। मास इज
एक्चुअली द नंबर, मास नंबर उसको बोलते हैं, कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स उसको बोलते हैं हम लोग। और मास एक अलग भी रहता है जिसको हम लोग एएमयू में कैलकुलेट करते हैं, 1 एएमयू, वो भी अभी हम लोग आगे वाले लेक्चर, मतलब आगे लेक्चर में देखने वाले हैं। तो वेट एंड मास आर डिफरेंट, so then the weight of an atom would be different if we compare it with the isotopes of hydrogen and oxygen. Of course हर एक का वेट जो है अलग आएगा अगर हम लोग उसको कंपेयर करेंगे उनके डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम से। तो प्लीज एक्सप्लेन आइसोटोप्स। ओके ओके, अच्छा ठीक है, जस्ट एक चीज कर लेते हैं, आइसोटोप्स के बारे में पढ़ते हैं हम लोग, लेकिन एक चीज करते हैं सिर्फ हम लोग, यहाँ पे जो है ना, ये जो C12 आइसोटोप, मैं हाईलाइट कर लेता हूँ। डेफिनेशन बहुत लोगों को जो है ना इसमें ही प्रॉब्लम आ रही है कि उनको आइसोटोप ही नहीं पता, C12 आइसोटोप बोल रहे हैं, एक्सप्लेन करो तो हमें समझ में आएगा। फिलहाल के लिए आप ये समझो कि नंबर ऑफ टाइम्स एन एटम इज हेवियर देन 1/12 ऑफ मास ऑफ कार्बन एटम। नॉर्मल जो कार्बन एटम रहता है ना, जिसका मास 12 रहता है कार्बन, वो समझो फिलहाल के लिए। आइसोटोप वर्ड भूल जाओ, ठीक है, ये आइसोटोप वर्ड जो है ना वो तुम लोग भूल जाओ, हम लोग बात कर रहे हैं नॉर्मल कार्बन के एटम की। ओके, तो नंबर ऑफ टाइम्स एन एटम, तो नंबर ऑफ टाइम्स एन एटम इज heavier than 1/12 of mass of an atom of C12 isotope। बस इतना याद, C12 कार्बन याद रखो बस। आइसोटोप के बारे में हम लोग अभी आगे पढ़ने वाले हैं, ठीक है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड इट इज ऑल्सो कॉल्ड द रिलेटिव एटॉमिक मास, रिलेशन के बारे में बता रहे हैं। एटॉमिक वेट हैज नो यूनिट्स। ओके, एटॉमिक वेट के पास कोई भी यूनिट्स नहीं है। आई होप ये सबका क्लियर हो गया होगा। फॉर एग्जाम्पल, एटॉमिक वेट ऑफ ऑक्सीजन, अगर सपोज ऑक्सीजन का, मैं अभी एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ कि ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट सपोज 16 है, तो ऑक्सीजन जो है ना, एक ऑक्सीजन एटम जो रहेगा ना, वो 16 टाइम्स हैवियर रहेगा। किससे? 16 टाइम्स हैवियर रहेगा, किससे? 1/12 ऑफ मास ऑफ एन एटम ऑफ C12 आइसोटोप। कार्बन के एटम से जो है ना, 1/12 ऑफ मास जो कार्बन का एटम रहेगा ना, उससे 16 टाइम्स हैवी रहेगा। बेसिकली ये कहने की कोशिश कर रहे हैं हम। ओके, हाँ बिल्कुल, इसके बारे में हम लोग और डिटेल में पढ़ने वाले हैं, ऑफकोर्स पढ़ने वाले हैं। जब भी एएमयू वगैरह हम लोग सब करेंगे तो इसके बारे में भी आपको अच्छे से आइडिया मिल जाएगी, ठीक है, और अच्छे से आइडिया मिलेगी। इसके बारे में डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो है ना, सबको पता चल गया होगा, एलिमेंट्स को याद करना है हमें, ठीक है। एलिमेंट्स, ऑफ कोर्स यू हैव टू राइट ऑल दिस। देख लो एक बार, समझ में आ रहा है कुछ तो मैं बताऊं। एक्चुअली में अगर हम अभी 30 एलिमेंट्स याद रखने हैं, तो सानिया ने बोला है कि यस सर आई नो। सानिया, आई वंडर, अगर सानिया को भी मैंने पढ़ाया है, देयर वाज अ स्टूडेंट इन 7th स्टैंडर्ड, मैंने सानिया को पढ़ाया था, शी वाज इन बोरीवली। ओके, ओके, ठीक है। अ, अच्छा, someone knows all 30 elements, someone knows 118। ओके ओके, वेरी नाइस वेरी नाइस, आई हैव लर्नड इट। ठीक है, तो ठीक है, तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं ये सारे के सारे। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, वैलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, ठीक है। फिर आगे है
सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, एर्गॉन, पोटेशियम, कैल्शियम। याद रखो ये गाने, याद रखो ये, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट वे टू रिमेम्बर। हाय हेलो लिसन बीबीसी न्यूज ऑन फ्राइडे नाइट। yeah, you have to remember all the 30 elements गाने। इफ यू रिमेम्बर ऑल द एलिमेंट्स, मतलब मन से याद है पूरे के पूरे, जैसे मुझे याद है कि हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। of course you have to write it, of course write it हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। ठीक है, ये बाय हार्ट स्टार्टिंग के 10-10 के नाम से। देखो मैंने एक अंडरलाइन पहनी हुई है, हर 10 एलिमेंट के बाद जो है मैंने क्या किया हुआ है, एक अंडरलाइन पहनी है। तो क्योंकि मैंने, कैन वी टेक स्क्रीनशॉट, ले लो स्क्रीनशॉट्स यार, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, नो इश्यूज इन दैट। ओके, इफ यू ऑलरेडी हैव इट यू डोंट हैव टू राइट इट अगेन। ओके, इफ यू हैव इट, और अगर आपको लिखना नहीं है तो फिर देयर इज नो नीड, इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू। ओके, जिनके पास नहीं है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू राइट इट, क्योंकि दिस इज द वे यू आर गोना रिमेम्बर इट। आई होप ये गाने, गाने से भी याद कर सकते हो, अगर बिना गाने के याद करना है तो उसके थ्रू भी याद कर सकते हो। हाय हेलो लिसन बीबीसी न्यूज ऑन फ्राइडे नाइट। हाई से एच से आता है हाइड्रोजन, एच ई से हीलियम आता है, लिसन से। पीरियोडिक टेबल सॉन्ग जो है मैंने देखा है यार, वो बहुत ही लेंदी है, बहुत ही मतलब वो ट्यून के साथ, मतलब कोई बहुत ही मतलब वो कलाकार इंसान रहेगा ना, मतलब एकदम सिंगर टाइप, जिसको वो मतलब एकदम लिरिक्स याद हो जाए, तो उसके लिए इजी है। वरना फिर मुझे थोड़ा वो कॉम्प्लिकेटेड लगा एक्चुअली। ओके, ओके, दिस मेथड इज इजियर। ओके, हाँ एक्चुअली में ये मेथड इजी है। तो ये याद रख सकते हो। फिर ना मांगो अल्लाह से पेप्सी, सोडा, कोला और काजू केक। एक्चुअली अगर मैं वहां पे होता तो, I know Vivan, you did send it to me like 2 years ago something. Yeah, I still remember it. I have it right now also. Okay. ना मांगो अल्लाह से पेप्सी, सोडा, कोला और काजू केक। ठीक है, ये सेकंड गाना है। फिर तीसरा, स्कूटर, टीवी, कार में फेंको नहीं कॉपर जेब। ये 20 तक तो सबको याद होंगे, 20 तक तो सबको याद होंगे। 21 से जो 30 वाला है ना, वो भी एक अच्छा है, वो भी याद कर लो। स्कूटर, टीवी, कार में, थोड़ा फनी है, स्कूटर, टीवी, कार में फेंको नहीं कॉपर जिंक। तो स्कूटर से एससी से स्कैंडियम, टी से टाइटेनियम, वी से वेनेडियम, कार से, कार में सी तो क्रोमियम, में मैंगनीज, फेको एफ, आयरन, कोबाल्ट, निकल नहीं, कॉपर सी यू, जिंक जेड। जिसको जो जो एक्रोनियम याद है वो एक्रोनियम यूज कर सकता है। दीज आर दी विच आई मे मतलब विच आई यूज। ओके, ओके, तो आई होप सबने ये नोट डाउन कर दिया होगा, so we can move forward, right? नो सर, नो सर, नो सर, 2 मिनट्स। ओके यार, हाँ ओके ओके, ले लो 5 मिनट, 5 मिनट क्यों चाहिए यार ये लगने के लिए, ये बहुत ही इजी है यार। 9 स्टैंडर्ड वालों को तो ये पता ही होना चाहिए। ये तो ठीक है, फिर भी हम लोग रिवाइज कर रहे हैं। मैं 2 मिनट्स वेट करने वाला हूँ, मैं 5 मिनट नहीं वेट करने वाला इसके लिए। ओके, 2 मिनट में जो भी लिखना है लिख लो ये। और बार बार जैसे ही मेरा लेक्चर खत्म हो जाए, 3 बार तो ये गाना याद करना, 10-10 को ब्रेक करके, 3, 4, 5 बार, हर बार जो है ये गाना जो है रिपीट करना। ठीक है, तो जैसे ये इफ यू रिपीट दिस सॉन्ग कंटिन्यूसली, तो फिर उससे धीरे धीरे करके पता है क्या होगा, गाने से तुम्हें सीक्वेंस याद पड़ जाएगा,
फिर एक टाइम ऐसा आएगा कि तुम्हें यू डोंट हैव टू रिमेम्बर दिस सॉन्ग ऑल्सो, तुम्हें सीक्वेंस ही याद हो जाएगा। तो स्टार्टिंग में वो होता है ना कि जैसे साइकिल चलाते हैं तो जो मेन टायर्स रहते हैं उसके आसपास दो छोटे टायर और लगाते हैं उसको बैलेंस करने के लिए, क्योंकि छोटे बच्चों को बैलेंस नहीं आता। तो वैसे ही सीन है यहाँ पे भी। तो ये गाने के थ्रू तुम्हें सीक्वेंस याद हो जाएगा। फिर एक ऐसा टाइम आएगा कि तुम्हें यू डोंट हैव टू रिमेम्बर दिस एक्रोनियम ऑल्सो, सीधा तुम्हें एलिमेंट्स के नाम ही याद होंगे। ठीक है। और अगर ऐसा नहीं हो रहा है मतलब तुम लोग कुछ गलत कर रहे हो, तो तुम्हें याद होना चाहिए। ओके। या व्हाट ए रेफरेंस। मैं बहुत ही अच्छे रेफरेंस देता हूँ यार, मैं बहुत ही अच्छे रेफरेंस देता हूँ। ओके फाइन, चलो नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर बढ़ते हैं। ये तो हो गया हमारा। इसके बाद जो है अच्छा, किस किस को एंटोनियो लेवोजियर के बारे में पता है? अरे हाँ, सबको पता है। फादर ऑफ केमिस्ट्री, उसके बारे में पूरी कहानी पता है तुम लोगों को? पूरी कहानी, क्या हुआ था उसके साथ, हाउ ही डाइड। नो 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 नो। चलो ठीक है, एंटोनियो लेवोजियर के बारे में बता रहा हूँ मैं। बहुत ही सही है, मतलब सुनोगे तो मतलब हैरान हो जाओगे कि यू कांट इवन इमेजिन। तो यू कांट इवन इमेजिन कि मतलब कि द पर्सन हु वाज सो फेमस, द पर्सन हु वाज सो फेमस, जिसने मतलब फादर ऑफ केमिस्ट्री जिसको जाना जाता है, उस बेचारे के साथ हुआ क्या। मतलब मेरे ख्याल से ही वाज क्वाइट अनलकी पर्सन अकॉर्डिंग टू मी। बहुत ही मतलब अनलकी पर्सन था वो। क्यों, मैं बता रहा हूँ। एंटोनियो लेवोजियर जो था ना, वो फ्रेंच साइंटिस्ट था। ठीक है। ओके ओके, तो ही वाज अ फ्रेंच साइंटिस्ट। ओके। तो फ्रेंच साइंटिस्ट था, मतलब उसके पास इतने पैसे थे, इतने पैसे पूछो मत। मतलब अंबानी था वो, उस टाइम का अंबानी था। लिटरली उस टाइम का वो अंबानी था। तो इतने पैसे होने के बाद भी अ, अ, इतने पैसे होने के बाद उसके पास बहुत सारी फैक्ट्रीज थी, इंडस्ट्रीज थी। ही वाज वन ऑफ द रेप्यूटेड पर्सन ऑफ द केमिस्ट्री कमिटी। मतलब उस टाइम पे जो कमिटी हुआ करती थी ना, द द बिग पीपल, जहाँ पे मतलब जिनसे जो है जो रूल्स बनाते थे, केमिस्ट्री में ये रूल पास होगा, ये नहीं पास होगा। तो उस टाइम की जो कमिटी हुआ करती थी ना फ्रांस में, उसमें ही वाज वन ऑफ द रेप्यूटेड, हाँ काइंड ऑफ आईयूपीएसी, लेकिन उस टाइम पे तो नहीं बना था आईयूपीएसी। लेकिन उस टाइम का समझ लो कि आईयूपीएसी ओनली इन फ्रांस, मतलब ऑन फ्रांस में था वो सिर्फ। तो वो उसका रेप्यूटेड मेंबर था, मतलब वन ऑफ द रेप्यूटेड मेंबर। वहां पे भी उसको बहुत पूछते थे, बहुत मानते थे उसको। तो ना ना ना, ही नॉट ही डिडंट मेड आईयूपीएसी यार। मतलब मैं जस्ट बोल रहा हूँ कि उस टाइम पे जो कमिटी थी फ्रांस में, ही वाज वन ऑफ द रेप्यूटेड पर्सन ऑफ दैट कमिटी, जहाँ पे वो सारे रूल्स पास होते थे केमिस्ट्री के रिलेटेड। तो व्हाट ही डिड वाज कि वो रेप्यूटेड पर्सन, पैसे तो इतने तो पूछो मत, डिस्कवरीज इतनी सारी की। ही वाज द पर्सन जिसने ऑक्सीजन को नाम ऑक्सीजन दिया। ही वाज द पर्सन जिसने ये बताया कि वाटर जो है वो एक कंपाउंड है, ना कि एक एलिमेंट है। पहले तो ये माना जाता था कि वाटर जो है वो एक एलिमेंट है। तो एलिमेंट और कंपाउंड एलिमेंट है, तो सीज ओशंस और इसमें इसमें से ही मिल सकता है। हम लोग लेबोरेटरी में वाटर कभी बना ही नहीं सकते। ऐसे मानते थे। एंटोनियो लेवोजियर वाज द फर्स्ट पर्सन जिसने बताया कि वाटर जो है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना हुआ है। अ, तो अ, तो ऐसे हुआ। तो इतना रेप्यूटेड पर्सन, इतनी अच्छी डिस्कवरीज करने के बाद उसकी बहुत सारी फैक्ट्रीज थी टोबैको के रिलेटेड भी। उसकी वन ऑफ द फैक्ट्रीज जो थी ना, वो टोबैको के रिलेटेड भी थी। तो जो गुटखा रहता है ना, वो गुटखा भी मतलब उसकी फैक्ट्री थी, गुटखों की भी फैक्ट्रीज थी उसकी। तो टोबैको की बेसिकली। तो हुआ क्या कि फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ। ठीक है। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन होने के बाद इकोनॉमी डाउन हो ही गई पूरी की पूरी। तो इकोनॉमी डाउन हो गई, और उसके बाद फिर उस टाइम पे सीधा इसको पकड़ लिया पुलिस, इनकम टैक्स वालों ने इसके ऊपर जो है ना रेड मार ली। इनकम इनकम टैक्स वालों ने इसके ऊपर रेड मारी, और इसको जो है इसके ऊपर बहुत सारे केसेस लगे कि आपने इनकम टैक्स पे नहीं किया, आपके पास बहुत सारा इलीगल जो है मनी पड़ा हुआ है। तो इनकम टैक्स वालों ने रेड मार ली। ऊपर से पता है कि उसकी जो टोबैको की जो फैक्ट्रीज थी ना, टोबैको की फैक्ट्रीज तक उसके उसमें उसके ऊपर ये केस लगा कि कि वो टोबैको एडल्ट्रेशन करता है। वो टोबैको एडल्ट्रेशन
का भी उसके ऊपर चार्ज लग गया कि मिलावट करता है। टोबैको तो बनाता ही है, तो ऑलरेडी गलत माल बनाता है, टोबैको गलत माल बनाता है, उसमें भी वो चीजें मिलावट की डालता है, मतलब मिलावट डालता है, तो ये भी केस लग गया उसके ऊपर। तो ये केस जैसे ही उसके ऊपर लग गया ना, तो व्हाट डिड द पीपल डू, पुलिस वाले सीधा उसको लेके चले गए, और उस टाइम पे तो कोर्ट वगैरह तो कुछ होते नहीं थे, तो कोर्ट वगैरह कुछ हुआ होते नहीं थे, तो लोगों पुलिस वालों ने क्या किया, वहां के जो भी ऑफिशियल थे उस टाइम पे, इंचार्जेस थे वहां पे, तो उस टाइम पे नया नया उस टाइम पे नया नया एक मटेरियल बना था, मैं मटेरियल बोल रहा हूँ, उस टाइम पे नया नया एक मेथड बना था लोगों को फांसी देने का। अगर किसी को एग्जीक्यूट करना है ना, तो एक नया नया मेथड बना था कि वो क्या करते थे, उसको हम लोग गिलोटाइन बोलते हैं, कि हाथ जो है वो वुडन प्लैंक रहता है, हाथ उसमें डाल लेते हैं, वुडन प्लैंक में हाथ डाल देते हैं, और उसके ऊपर जो है ना कंधा भी, नेक भी वहीं पे डाल देते हैं, एंड देन एक एकदम ब्लेड रहता है, और ब्लेड जो है सीधा उसको सर को काट देता है, हेड जो है उससे कट हो जाता है। सबने मूवीज में तो देखा ही रहेगा एटलीस्ट, ये पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन में तो बहुत ही बार देखा होगा, ठीक है, अगर किसी ने देखी होगी तो। तो बेसिकली उस टाइम पे फ्रांस में उन्होंने ये नया नया लोगों को एग्जीक्यूट, क्रिमिनल्स को एग्जीक्यूट करने का ये नया नया मेथड बनाया हुआ था। तो पता है क्या किया, कोर्ट वोट तो कुछ होता नहीं है, पता नहीं किसी ने उसके ऊपर साजिश की थी, या एक्चुअली में उसके ऊपर एक्चुअली वो ऐसा करता था, ये कभी भी साबित नहीं हुआ, ये एक्चुअली में साबित कभी भी नहीं हुआ, बस उन्होंने ऐसे पता चला कि इसने ऐसा किया हुआ है, पता नहीं कुछ प्लानिंग था किसी का या क्या, कुछ पता नहीं, बस उसको लेके गए, सीधा लेके गए पूरे लोगों के सामने, पब्लिकली सीधा उसको गिलोटाइन कर दिया गया, मतलब मार दिया सीधा पब्लिकली, फादर ऑफ केमिस्ट्री को, फादर ऑफ केमिस्ट्री, वन ऑफ द रिचेस्ट पीपल, मतलब उसको ऐसे ही मार दिया गया पूरे पब्लिक में। तो सोचो, मतलब अभी अभी हम लोग कितना रिस्पेक्ट से नाम लेते हैं कि एंटोनियो लेवोजियर, द फादर ऑफ केमिस्ट्री, उस टाइम पे बंदे की कुछ वैल्यू ही नहीं, मतलब ऐसे ही मार दिया गया एकदम इजीली। तो ये कहानी थी एंटोनियो लेवोजियर की, बेचारे की। वॉज ही यंग? नहीं यार, यंग तो नहीं था यार, क्योंकि यंग तो बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि जिस हिसाब से उसने ये इतनी सारी अचीवमेंट्स किए थे ना, वो यंग एज में कभी हो ही नहीं सकती। रुथरफोर्ड एक इंसान था ऐसा जिसने यंग एज में बहुत ही अच्छे अच्छे अचीवमेंट्स कर लिए थे। उसके अलावा कोई भी ऐसा साइंटिस्ट नहीं था जिसने इतनी यंग एज में, जैसे मतलब वाटर एक कंपाउंड एलिमेंट नहीं है, ऑक्सीजन को डिस्कवर करना, ये कभी चीजें पॉसिबल नहीं हो सकती यंग एज में कभी डिस्कवर करना। तो ही वॉज क्वाइट ओल्ड, अराउंड 50 के ऊपर तो होगा ही मेरे ख्याल से, अराउंड, हाँ 71 बोल रहे थे, ठीक है, तो ऑलमोस्ट 50, ऑलमोस्ट 50 के ऊपर। ओके, तो दिस वाज द कहानी ऑफ एंटोनियो लेवोजियर। ऐसी बहुत सारी कहानियां हैं मेरे पास, तो ऐसे मैं सुनाते रहता हूँ कभी कभी हिस्ट्री में जाके। तो अभी तो हमने बर्जिलियस की सुन ली और एंटोनियो लेवोजियर की सुन ली, ऐसे बहुत सारे हैं, तो उनकी भी सुनेंगे हम लोग। फिलहाल अभी हम लोग टॉपिक के ऊपर बढ़ते हैं, कि हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक जो है ना, सर एक और सुनाओ। सुनाऊंगा सुनाऊंगा, मतलब ऐसे लेक्चर्स कंटिन्यू होने दो, तो जब भी टॉपिक निकलेंगे साइंटिस्टों के, तो उनकी कहानियां भी सुनाऊंगा मैं। मतलब मैं, यू वोंट बिलीव मी, मैनी इन मैनी ऑफ द केसेस, इन मैनी ऑफ द केसेस, जितना रिस्पेक्ट से हम लोग अभी नाम लेते हैं ना, एक्चुअली में जब भी उस टाइम पे जो है ना, उनकी वैल्यू इतनी मतलब नहीं होगी। कई लोग जेल में गए हैं अपने एक्सपेरिमेंटों की वजह से और अपनी डिस्कवरीज की वजह से, उस टाइम पे तो उनकी कुछ वैल्यू भी नहीं करते थे। अभी फिर बाद में फिर वो पता चला कि हाँ ठीक है, ये एक्चुअली में वो सही बोल रहे थे, तो बाद में हमने वैल्यू करना स्टार्ट कर दिया, उनको बुक्स में नाम लिख दिया, उनके नाम लिख दिए बुक्स में, वरना एक्चुअली में उस टाइम पे उनकी कोई वैल्यू नहीं थी। और बहुत से जने तो ऐसे ही मर गए, पूछो ही मत। अ, मैरी क्यूरी वॉज किल्ड बाय हर ओन डिस्कवरी। हाँ बिल्कुल, इसकी भी कहानी है, बिल्कुल मुझे ये भी बताएंगे। अब फिलहाल पढ़ लेते हैं थोड़ा सा, ये भी, इसके बारे में भी बात करेंगे इन कमिंग लेक्चर्स, बिल्कुल। तो अब स्टार्ट करते हैं। एलिमेंट्स के नाम याद हो गए ना? अब सुनो, अ, अब एलिमेंट्स का देखते हैं। अब इफ यू सी प्रॉपरली,
इफ यू सी प्रॉपरली, यहाँ पे अभी हमें मास नंबर भी याद रखना है, ठीक है। अभी हाँ हाँ, अभी मेन टॉपिक पे आते हैं, फिलहाल इसके ऊपर ध्यान दो, फिर हम लोग बाद में बात करेंगे मैरी क्यूरी और दूसरी चीजों के बारे में भी। फिलहाल अभी हाइड्रोजन के बारे में बात करते हैं, सिंबल के बारे में। अगर ठीक से नोट करो, अभी मैं टिक मार्क कर रहा हूँ लोगों, तो उन चीजों को तुम लोग ठीक से देखो। हाइड्रोजन ले लो, हाइड्रोजन क्लियर कर लो, उसके हीलियम ले लो, हीलियम, हीलियम, कार्बन, हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, नियॉन। उसके बाद फिर एक और है, बहुत सारे हैं ऐसे तो, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम, सिलिकॉन, सल्फर, कैल्शियम। अब देखो जिनके ऊपर मैंने टिक किया हुआ है ना, ठीक से देखो, अभी जिनके ऊपर मैंने टिक किया हुआ है वो हीलियम है एक्चुअली में। ये हाइड्रोजन के ऊपर टिक हो गया है, वो हीलियम है। ओके, इट्स हीलियम, हीलियम के ऊपर टिक किया हुआ है, इसमें हाइड्रोजन नहीं है। अगर हाइड्रोजन को छोड़ के, हाइड्रोजन का अगर तुम लोग ठीक से नोटिस करोगे ना, तो उसका एटॉमिक नंबर 1 है, उसका मास नंबर भी 1 है, ठीक है। बाकी सब में अगर तुम लोग ठीक से देखोगे ना, तो जो फॉर्मूला यूज हो रही है ना, वो 2x की फॉर्मूला यूज हो रही है, ठीक है। तो द फॉर्मूला विच इज यूज इज 2x की फॉर्मूला, ठीक है। तो हर एक में जो है ना, हीलियम का देख लो एटॉमिक नंबर 2 है तो उसका मास नंबर 4 है। कार्बन का अगर एटॉमिक नंबर 6 है तो उसका मास नंबर 12 है। नाइट्रोजन का 7 है तो उसका 14। ऑक्सीजन 8 तो मास नंबर 16, डबल हो रहा है। नियॉन 10 तो 20, मैग्नीशियम 12 का 24, सिलिकॉन 14 तो उसका मास नंबर 28, कैल्शियम 20 है तो उसका मास नंबर इज 40। हर एक में फॉर्मूला जो यूज हो रही है वो है 2x की फॉर्मूला, ठीक है। तो इन सब में जो है ना, तुम्हें सिर्फ एक चीज याद रखनी है, 2x वाली फॉर्मूला। अब बात ये है कि तुम्हें पता है कैसे चले कि किस किस के ऊपर 2x की फॉर्मूला यूज हो रही है। अगर ये टिक मार्क वाले सब्सटेंसेस को अगर तुम लोग छोड़ दोगे ना, तो बाकी जो सब्सटेंसेस हमारे ऊपर आ रहे हैं, जैसे कि लिथियम हो गया, देन कम्स बेरिलियम एंड आफ्टर दैट कम्स बोरॉन। तो अगर इन तीनों में ठीक से देखोगे, तो उनमें जो फॉर्मूला यूज हो रही है ना, विदाउट टिक मार्क वालों में, दैट फॉर्मूला इज यूज एज 2x+1। दैट फॉर्मूला इज यूज एज 2x+1। ठीक से देखो, लिथियम है, लिथियम का इज एटॉमिक नंबर इज 3, 3 का डबल करो 6, 6 + 1 7। बेरिलियम का 4 है, 4 का डबल 8, 8 + 1 9। बोरॉन 5, 5 का डबल 10, 10 + 1 11। फ्लो फ्लोरीन 9, 9 का डबल 18, 18 + 1 19। तो ठीक से देखो, तो सब में जो है 2x, जिनमें टिक मार्क नहीं है, स्टार्टिंग के 20 एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं हम लोग, 30 की बात नहीं कर रहे हैं। 31 से छोड़, 21 से छोड़ दो आप। तो फर्स्ट से लेके जो 20 तक एलिमेंट्स जो है ना, सारे के सारे, उनमें जो है ना, जिस जिस पे टिक मार्क है ना, उसमें 2x फॉर्मूला यूज हो रही है, और जिस जिस पे टिक मार्क नहीं है, वो 2x+1 ही हो रही है, ठीक है। अब तुम्हें याद कैसे रखना है कि किस पे 2x यूज हो रही है और किस पे 2x+1 यूज हो रहा है, तुम्हें कैसे याद रखना है? इट गोज बाय दी इट गोज बाय, यू कैन रिमेम्बर इट बाय द एक्रोनियम। और वो एक्रोनियम क्या है? किसी को जानना है क्या एक्रोनियम? मैं बताऊंगा फिर भी, अगर किसी को नहीं जानना है तो तो एक्रोनियम जो है ना, मैं एक बोर्ड शेयर कर रहा हूँ, याद रखना कि तुम्हें याद रखना है, ले बेब फिनाइल पी के चल। तुम्हें क्या याद रखना है? ले बेब, ले बेब फिनाइल पी के चल आगे। थोड़ा फनी है, बट इट्स फनी, फनी है लेकिन इजीली रिमेम्बर कर सकते हो तुम लोग। व्हाइट बोर्ड पे देखते हैं।
ले ले बेब फेनाइल पी के चल आगे। ठीक है, तो ले बेब फिनाइल पी के चल आगे। इट्स इनऑडिबल, मैंने बोला ही नहीं कुछ। आ, अभी तो आ रही होगी आवाज। ठीक है, तो तुम्हें ये याद रखना है, ले बेब फिनाइल पी के चल आगे। ठीक है, तो याद रखना ये ले बेब फिनाइल पी के, ये जो है ना ये सब है एक्सेप्शंस। ये सब है एक्सेप्शंस। ठीक है, तो एक्सेप्शंस क्यों है? क्योंकि इनके ऊपर जो फॉर्मूला यूज हो रही है ना वो हो रही है 2x+1। ठीक है, इनके ऊपर जो फॉर्मूला यूज हो रही है ना वो यूज हो रही है 2x+1। तो ले बेब, ऐसा देखो, ले लिथियम, बेब, बेब में मतलब बी, बेरिलियम, बी बोरॉन, फिनाइल FNAL, तो F से फ्लोरीन, सोडियम, Na से सोडियम, Al से एल्यूमिनियम, Pk, P फॉर फॉस्फोरस, K फॉर पोटेशियम। तो इन सब के ऊपर जो है ना 2x+ फॉर्मूला यूज हो रही है। ठीक है, तुम याद रखना ये गाना बहुत इंपॉर्टेंट है, ले बेब फिनाइल पी के। हाँ, फिनाइल पी के कोई भी आगे नहीं चलता है, ठीक है, लेकिन ठीक है ना, गाना एक्रोनियम है। इट डजंट, मतलब जरूरी थोड़ी है कि हर एक गाना कोई सेंस मेक करे। इट्स जस्ट फनी, तो ये फनी है तो फिर याद रहेगा इजीली। कॉमेडी वाली चीजें जल्दी याद रहती है, जल्दी याद भी रख लेते हैं लोग। तो आ, चल आगे, ये जो Cl और Ag जो है ना, Cl और Ag, दे आर नॉट एक्सेप्शंस, दे आर सुपर एक्सेप्शंस। ओके, सुपर एक्सेप्शंस। ठीक है, तो दे आर नॉट जस्ट एक्सेप्शंस, दे आर सुपर एक्सेप्शंस। ऐसा एक्चुअली में लिख के मत आना कि कहीं पे क्लोरीन एंड एर्गोन और सुपर एक्सेप्शंस, नहीं, ऐसा कुछ लिख के मत आना। ये मैं अपने तरीके से बता रहा हूँ जस्ट, कि ऐसा कहीं पे लिखा हुआ नहीं रहेगा कि दे आर सुपर एक्सेप्शंस या समथिंग। तो क्लोरीन और एर्गोन जो है ना, Ag is for argon, क्लोरीन और एर्गोन, Cl for क्लोरीन एंड Ag for एर्गोन। ठीक है, Ag लिख दिया मैंने यार, Ar है, सॉरी 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 सॉरी। हाँ हाँ, ये अब मैं इसको रब करूंगा ना। हाँ हाँ, ओके, इट्स Ar। ओके, एर्गोन, क्लोरीन एंड एर्गोन। ठीक है, तो Ag is for सिल्वर, बिल्कुल सही, ये Ar है, एर्गोन। तो क्लोरीन एंड एर्गोन आर सुपर एक्सेप्शंस। मतलब ये कैसे सुपर एक्सेप्शंस? सुपर एक्सेप्शंस कैसे? क्योंकि ये ना 2x फॉर्मूला फॉलो करते हैं ना 2x+1 फॉर्मूला फॉलो करते हैं। ये कोई भी फॉर्मूला फॉलो नहीं करते, ना 2x ना 2x+1। क्लोरीन और एर्गोन दोनों ही नहीं फॉलो करते। क्यों, कैसे? अभी ठीक है, सबको ये दिख गया ना, ले बेब फिनाइल पी के चल आगे, ये वाला याद हो गया ना? तो व्हाइट बोर्ड हटा रहा हूँ मैं अभी। ओके, और वापस हम लोग अपनी PDF के ऊपर चलते हैं, डॉक्यूमेंट के ऊपर चलते हैं। देखो, क्लोरीन और एर्गोन की अगर बात करें ना, तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर देखो 17 है। लेकिन अगर 17, अगर उसका जो वेट देखें ना, मास नंबर उसका 35 है, दैट्स टोटली करेक्ट। मास जो है उसका 35, लेकिन अगर उसका वेट बात करेंगे ना, तो क्लोरीन का वेट जो है ना वो 35.5 होता है, 35.5 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ना क्लोरीन के ऊपर ये रूल जो है फॉलो नहीं होता। सेम गोज फॉर एर्गोन ऑल्सो। एर्गोन का देखो एटॉमिक वेट इज 18। ठीक है, एर्गोन का एटॉमिक वेट देखो 18 है।
लेकिन 18 का अगर हम लोग डबल करेंगे तो कितना आता है 36, प्लस 1 करेंगे तो 37, लेकिन एक्चुअली में एर्गोन का वेट कितना है 40। ओके, तो यहाँ पे जो है ना यहाँ पे क्लोरीन और एर्गोन दोनों ही ऐसी चीजें हैं जो ये रूल फॉलो नहीं करती, ना ही 2x को फॉलो करती हैं और ना ही 2x प्लस 1 का। मास नंबर में फॉलो करता है, मैं वेट की बात कर रहा हूँ, एटॉमिक वेट की। जो और इन बाकी सब एलिमेंट्स में जिस जिसका जो जो मास नंबर है अप्रोक्सीमेटली वही उसका एटॉमिक वेट भी है। ओके, जिस जिसका जो मास नंबर है वही उसका एटॉमिक वेट भी है। बस सिर्फ क्लोरीन में ऐसा नहीं है, क्लोरीन में अगर मास नंबर 35 है तो उसका वेट 35.5 है, और एर्गोन में अगर 18 एटॉमिक नंबर है तो उसका मास नंबर जो है वो 40 है। तो इट मेक्स ड्रास्टिक चेंज, क्योंकि मास नंबर 40 है तो वेट भी उसका कितना है 40 है। तो यहाँ पे ये दोनों जो है फॉलो नहीं करते। और याद रखना ये जो 2x और 2x प्लस वाला है ना, दिस इज जस्ट अ वे टू मेक यू गाइस रिमेंबर द एटॉमिक masses ऑफ ऑल दीज एलिमेंट्स। देयर इज नो हार्ड रूल which says that कि हाँ ये एलिमेंट्स 2x फॉलो करते हैं और ये 2x प्लस 1 फॉलो करते हैं, और ये वाले दोनों बिल्कुल भी फॉलो नहीं करते। इट इज जस्ट कि हमने सारे के सारे एलिमेंट्स को एक जगह पे नोट डाउन किया है एंड वी आर जस्ट फाइंडिंग अ रिलेशन बिटवीन देम। तो हमें ये दिख रहा है कि 2x और 2x प्लस 1 का हमें रिलेशन दिख गया, तो इट इज जस्ट इजी फॉर अवर नॉलेज टू मेक अस रिमेंबर, टू मेक यू गाइस रिमेंबर द थिंग्स, मास नंबर और एटॉमिक नंबर। ओके, वरना एक्चुअली में वरना फिर नहीं तो और क्या करोगे तुम लोग ये याद करने के लिए, अगर ये भी नहीं बताएंगे 2x 2x प्लस 1 भी नहीं बताएंगे तो तुम्हें एक्चुअली में ये पूरा याद करना पड़ेगा, एंड देयर इज नो अदर वे। ओके, तो ऐसा नहीं है कि कोई एक्चुअली रूल है कि 2x वाला यहाँ पे यूज होता है, 2x प्लस 1 वाला। इट इज जस्ट आवर क्या बोलते हैं, हमने बहुत ही अच्छे से नोट किया है ये चीज, और उसकी वजह से हम लोग खुद को याद करवाने के लिए ये यूज कर रहे हैं। तो ऐसा मत पूछो कि ये 2x क्यों फॉलो करता है, ये 2x प्लस 1 क्यों फॉलो करता है, ये नेचर में ऑलरेडी है, उनका मास इतना ही है। ओके, एर्गोन एंड एर्गोन एंड कैल्शियम आर आइसोबार्स, ऑफ कोर्स दे आर आइसोबार्स। अगर ठीक से तुम लोग नोट डाउन देखोगे तो दोनों का 40 है, इसका भी 40 है, 40 और इसका भी 40, दोनों का सेम 40-40 है, तो दोनों के दोनों आइसोबार्स हैं। आइसोटोप्स आइसोबार्स सब पढ़ने वाले हम लोग। ओके, इवन कोबाल्ट एंड निकल, राइट, कोबाल्ट एंड निकल दोनों के दोनों आइसोबार्स हैं। क्लोरीन का वेट 35.5 इसलिए है क्योंकि उसके आइसोटोप्स का अगर हम लोग एवरेज निकालेंगे ना, तो उसके 3 आइसोटोप्स हैं क्लोरीन के, अगर उसके तीनों के तीनों आइसोटोप्स का एवरेज निकालेंगे तो वो वेट उसका 35.5 आके ही रुकेगा। ओके, ये एक्चुअली दिस इज नेचर ओनली कि उसका वेट 35.5 है। अगर दूसरी चीजों के ऊपर हम लोग देखेंगे तो वहां पे जो है वो ऑलरेडी उनका जो मास नंबर जो है वही उनका अप्रोक्सीमेशन लाएंगे तो उसका एटॉमिक वेट भी वही है। ऑफ कोर्स अगर सपोज कोई बोल रहा है कि ऑक्सीजन जो है ऑक्सीजन का वेट जो है वो एयर में सपोज सपोज कितना 16 है, तो 16 है तो 16 क्यों है, क्योंकि उसके सारे के सारे जितने भी आइसोटोप्स है ना, सबके सब आइसोटोप्स का एवरेज निकाला है, और एवरेज निकालने के बाद उसका ऑक्सीजन का इन जनरल आइसोटोप जो है वो 16 रुका हुआ है। तो हम लोग जो है सारे के सारे आइसोटोप्स का इन जनरल मीन निकालते हैं, तो मीन निकाल एवरेज निकालेंगे, मीन निकालेंगे तो जो आके रुकेगा वो इन जनरल हम लोग उसका एटॉमिक वेट यूज करते हैं। एक्सेप्ट क्लोरीन बाकी सबका एटॉमिक वेट क्यों ही उनका मास होता है। अब ठीक है, मैं तो तुम्हें चीज बता रहा हूँ, समझो ठीक से। एटॉमिक वेट जो है ना एक्चुअली में उनका वेट है, ठीक है, तुमको समझ में आ रही है, एटॉमिक वेट इज नथिंग बट एक्चुअली द वेट। अगर हम लोग जो एक्चुअली में वेट करते हैं ना चीजों को, वो एक्चुअली में वो वेट है, तो वो उनको हमने एक्चुअली में वे किया हुआ है, वो उनका एटॉमिक वेट है। और मास नंबर जो है ना, मास नंबर इज नथिंग बट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस। ठीक है, तो मास नंबर इज नथिंग बट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ठीक है, और एटॉमिक वेट जो होता है ना, एटॉमिक वेट इज एक्चुअली वेट, अगर उसको हम लोग वे करके देखेंगे तो अगर जो हम लोग वे करके देखेंगे ना, तो
हम लोग ये चीज नोटिस करेंगे कि ऑलमोस्ट सबका मास नंबर जो है ना और एटॉमिक वेट सबका सेम ही आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल हम लोग हीलियम ले लेते हैं। हीलियम का मास नंबर 4 है, ठीक है, ये तो हमें पता है कि हीलियम का मास नंबर क्या है। हीलियम का मास नंबर इज 4। लेकिन जो एटॉमिक वेट ऑफ हीलियम जो है ना वो है 4.0026। दैट इज द एटॉमिक वेट ऑफ हीलियम विच इज 4.0026। अगर इसको अप्रोक्सीमेट करेंगे तो 4 ही रुकता है। इसको अप्रोक्सीमेट करेंगे तो 4 ही रुकेगा। तो ऑलमोस्ट अगर ठीक से नोटिस करोगे ना तो सब में ऐसी चीज आएगी। फॉर एग्जाम्पल अभी हम लोग ले लेते हैं एग्जाम्पल किसका, मैग्नीशियम का अगर तुम लोग एग्जाम्पल लोगे, मैग्नीशियम कहाँ पे, यहाँ पे। मैग्नीशियम का मास नंबर इज 24। मैग्नीशियम का मास नंबर इज 24, लेकिन उसका जो एटॉमिक वेट जो है ना मैग्नीशियम का, इट्स 24.312। एटॉमिक वेट इज 24.312। तो 24.312 आ गया, तो मतलब ऑलमोस्ट अप्रोक्सीमेट करेंगे तो 24 ही आ गया। ओके, तो 24.31 तो अप्रोक्सीमेट 24 आ गया। बस सिर्फ क्लोरीन ही ऐसा है जिसका एटॉमिक वेट जो है 35 है, लेकिन उसका वेट जो है ना ये 35 है, लेकिन उसका वेट जो है 35.5 है। इससे पहले क्या हो रहा था कि ये याद है ना कि हम लोग अगर पॉइंट के बाद अगर 5 के ऊपर का कोई भी नंबर होता है तो हम लोग उसको नेक्स्ट डिजिट में कन्वर्ट कर देते हैं। जैसे 35 1.008 है तो जीरो है, पॉइंट के बाद जीरो है तो उसको क्या ही कन्वर्ट करेंगे। तो वैसे ही जैसे 11.23 है तो 23 क्या ही कन्वर्ट करेंगे, 11 ही हो गया ना वो। तो बेसिकली सबका सेम ही रुक रहा था मास नंबर और वेट। क्लोरीन में क्या हो गया, 35.5 आ गया। 5 इज एक्चुअली अ डिजिट, ज्यादा होता है वो। अगर 35.1 या 2 होता तो हम लोग उसको 35 कैलकुलेट करते। लेकिन बात यह है कि वेट जो है ना उसका 35.5 है, 0.5। अगर 0.1 होता ना तो उसको हम लोग अप्रोक्सीमेशन लाके, एटॉमिक वेट को अप्रोक्सीमेशन लाके क्लोरीन के 35 कर देते। लेकिन क्योंकि उसका 35.5 है इसलिए हम लोग जो है उसको मेंशन करते हैं कि हाँ इट इज डिफरेंट फ्रॉम इट्स मास नंबर जो कि 35 है। अच्छा, किसी ने अपने स्क्रीन को तोड़ दिया मेरे मॉस्किटो की डिस्प्ले को देख के, वेरी फनी। ओके, ठीक है, तो चलो, तो इतना समझ में आ गया ना वेट कैसे करते हैं। कैल्शियम का एटॉमिक वेट इज 40.08। 40.08, तो 40.08 तो पॉइंट के बाद जीरो है, तो 40, इसलिए दोनों को 40 40 आ गया। ये देखो कैल्शियम का मास नंबर 40 है, उसका वेट 40.08 है, तो अप्रोक्सीमेशन करेंगे तो 40 रुकेगा ना। 08 को क्या कंसीडर करें। ठीक है, तो अब ये हो गया। अभी हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर बढ़ेंगे विच इज कॉल्ड ग्राम एटॉमिक वेट। हाइड्रोजन आपके गाने में, एक्सेप्शंस के गाने में हाइड्रोजन नहीं है। ऑफकोर्स हाइड्रोजन नहीं है क्योंकि हाइड्रोजन इज एन एक्सेप्शन। हाइड्रोजन स्टार्टिंग से एक्सेप्शन है। हाइड्रोजन एक ऐसा एलिमेंट है, एक ऐसा एटम है जिसमें न्यूट्रॉन ही नहीं है। आगे चल के पीरियोडिक टेबल पढ़ेंगे हम लोग, पीरियोडिक टेबल में देखोगे कि हाइड्रोजन हमेशा हर एक चीज में एक्सेप्शन ही रुका है। ना वो फर्स्ट ग्रुप में आता है, ना उसकी प्रॉपर्टीज फर्स्ट ग्रुप वालों के साथ मैच होती है, ना उसकी प्रॉपर्टीज जो है लास्ट ग्रुप वालों के साथ मैच होती है। तो हाइड्रोजन हमेशा एक्सेप्शन रहता है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन एक्सेप्शन ही है। हाइड्रोजन को सिर्फ वन वन कर दोनों का इक्वल करके बाकी सब के ऊपर हमने गाना बनाया है। हाउ इज हाइड्रोजन, क्या क्या किसका कुछ तो डाउट्स आए हैं, रुको डाउट्स देख लेते हैं। हाउ इज हाइड्रोजन स्टेबल, द इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन शुड अट्रैक्ट एंड शुड कोलैप्स, एटम शुड कोलैप्स। बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ऐसा नहीं होता। हाइड्रोजन इज एन एक्सेप्शन। उसका एक रीजन जो है ना, उसके बहुत सारे रीजन हैं एक्चुअली, ये कोलैप्स नहीं होता है, उसके बहुत सारे रीजन है। उसका एक रीजन हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है ना वो रिवॉल्व होता है अराउंड द न्यूक्लियस। बिल्कुल। तो इलेक्ट्रॉन जो है ना
रिवॉल्व होता है अराउंड द न्यूक्लियस। तो उनके बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स रहता है, पॉजिटिव और नेगेटिव जो अट्रैक्ट करते हैं, वो जो फोर्स रहता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स रहता है, दैट इज नलिफाइड बाय द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। क्योंकि न्यूट्रॉन जो है वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स रहता है, क्योंकि रिवॉल्व होता है उसके, तो सर्कुलर मोशन होता है, सर्कुलर मोशन वालों के ऊपर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स रहता है। तो एक्चुअली में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है तो क्या होता है, अगर सपोज एटम है, बीच में न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है, इनके बीच में जो है, ये इलेक्ट्रॉन इसके तरफ खिंचाव आ रहा है, इसके तरफ अट्रैक्शन आ रहा है, न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्शन आ रहा है। ठीक है, ठीक है। यहाँ पे आ रहा है, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से क्या होगा, क्योंकि ये रिवॉल्व हो रहा है कंटिन्यूसली, ये रिवॉल्व हो रहा है, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है ना, तो उसके ऊपर ऐसा वाला मोशन लगाएगा, उल्टा। तो ये दीज बोथ फोर्सेस विल नलिफाई ईच अदर, और फाइनली उनका जो आउटवर्ड डायरेक्शन, बिल्कुल सेम फोर्स आउटवर्ड डायरेक्शन में है, जितना फोर्स उसके ऊपर इनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, उतना ही फोर्स उसका आउटवर्ड डायरेक्शन में भी लग रहा है। तो जिसकी वजह से दे नलिफाई ईच अदर, और फाइनली क्या हो जाता है, फाइनली देयर इज नो अट्रैक्शन बिटवीन प्रोटॉन। ओके, चलो ठीक है, तो ये तो तुमको समझ में आ गया होगा। uh, uh, अब हम लोग जो है पढ़ते हैं किसके बारे में, एक सेकेंड हम लोग शेयर करते हैं। चलो, तो अभी जो है हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है ग्राम एटॉमिक वेट। एटॉमिक वेट ऑफ द एलिमेंट, एटॉमिक वेट ऑफ द एलिमेंट एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ ग्राम्स इज नोन एज ग्राम एटॉमिक वेट। ठीक है, बेसिकली बहुत ही इजी है। ये बस बोलने की कोशिश कर रहा है यहाँ पे कि एटॉमिक वेट ऑफ द एलिमेंट एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ ग्राम्स, अगर उसको हम लोग ग्राम्स में एक्सप्रेस कर रहे हैं तो फिर वो क्या होगा, वो ग्राम एटॉमिक वेट होगा। तो एलिमेंट सपोज कार्बन है, उसका एटॉमिक वेट 12 है, 12 है, तो ग्राम एटॉमिक वेट कितना होगा, 12 ग्राम्स रहेगा। ऑक्सीजन है 16 है, तो उसका एटॉमिक वेट कितना रहेगा, 16 ग्राम्स। नाइट्रोजन का 14 एटॉमिक वेट है, तो उसका कितना है ग्राम एटॉमिक वेट रहेगा, 14 ग्राम्स। कैल्शियम का 40 है, तो 40 ग्राम्स। जस्ट एंडिंग में हम लोग ग्राम डाल देंगे, ग्राम डाल देंगे, तो हमें पता चलेगा उसका वो ग्राम एटॉमिक वेट बन गया। एएमयू वेरी इंपॉर्टेंट। एएमयू क्या है, किसी ने सुना, सबको पता ही होगा कि एएमयू यूनिट है, हम लोग जिससे जो है बिल्कुल 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 सही बोल रहे हैं, बहुत जने ऑलरेडी आंसर आ रहे हैं, एटॉमिक मास यूनिट। अगर ठीक से देखोगे ना, ये डेफिनेशन तुम्हें याद करने की जरूरत भी नहीं है, अगर ठीक से देखोगे तुम्हें डेफिनेशन याद करने की जरूरत भी नहीं है। एटॉमिक मास यूनिट नाम से पता चल रहा है, फ्रॉम द नेम ओनली यू कैन अंडरस्टैंड। देखो यहाँ से द यूनिट, यूनिट से सिर्फ एटॉमिक मास यूनिट है, उल्टा जाएंगे, पहले यूनिट आएगा, द यूनिट ऑफ मास ऑफ एटॉमिक पार्टिकल्स इज कॉल्ड एटॉमिक मास यूनिट। समझा, नाम से ही पता चल रहा है। पहले यूनिट पे आते हैं, पीछे से स्टार्ट करेंगे। ओके, तो यूनिट ऑफ मास ऑफ एटॉमिक पार्टिकल्स इज कॉल्ड एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, ये ये तो हो गया एएमयू। ठीक है, तो इसको कर लेते हैं क्लियर। तो नाम से मुझे डेफिनेशन याद हो गई, डेफिनेशन याद होने के बाद ऑल्सो वन एएमयू इज इक्वल्स टू दी 1/12 ऑफ मास ऑफ एन एटम ऑफ C12 आइसोटोप। ठीक है, तो 1 एएमयू क्या होगा, 1/12 ऑफ मास ऑफ C12 आइसोटोप। यहाँ से मैंने बोला था कि 1/12 ऑफ मास ऑफ C12 आइसोटोप है, क्योंकि पास कार्बन का 12 है, और 1/12 कर रहे हैं, तो 12 12 कट हो जाएगा, तो 1 एएमयू। तो उस टाइम पे भी आंसर्स बहुत जने कर रहे थे कि हाँ 1 एएमयू हुआ ना वो, तो मतलब, तो मैं बोल रहा था हाँ 1 एएमयू हुआ। तो 1 एएमयू एक्चुअली में 1/12 ऑफ मास ऑफ एन एटम ऑफ C12 आइसोटोप होता है, क्योंकि कार्बन का मास जो है वो 12 है,
और 1/12 कर रहा है उसका, तो 1/12 मल्टीप्लाइड बाय 12, तो 12 12 कट 1 बचा, तो 1 AMU। ठीक है, तो इट इज ऑल्सो ये, अगर ग्राम्स में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे उसे, तो इट विल बी 1.66 into 10 raised to minus 24 grams. ओके, ऑफ कोर्स हम इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं 1.67 into 10 raised to 10 raised to minus 24, तो फिर हमें ग्राम्स में पता चल जाएगा। ठीक है, तो अगर AMU को हमें ग्राम्स में कन्वर्ट करना है, ग्राम्स में, अगर किसी भी सब्सटेंस का मुझे AMU में वेट दिया हुआ है, ठीक है, तो अगर किसी भी सब्सटेंस का मुझे AMU में वेट दिया हुआ है, अगर मुझे इसको ग्राम्स में कन्वर्ट करना है, तो मैं उसको कन्वर्ट कर सकता हूँ बाय 1.66 into 10 raised to minus 24 ग्राम्स। फॉर एग्जाम्पल, तुम्हारे लिए एक होमवर्क है, नेक्स्ट सेक्शन में पूछूंगा मैं, नेक्स्ट सेशन जब भी होगा तब मैं तुम लोगों से पूछूंगा कि बताओ, एक ऑक्सीजन जो है, एक ऑक्सीजन है मेरे पास, ठीक है, एक ऑक्सीजन नहीं है मेरे पास, ऐसे मेरे पास एक ऑक्सीजन तो नहीं हो सकता, लेकिन सपोज कि मेरे पास एक कंटेनर में ऑक्सीजन गैस है, और वो मेरे पास कितने हैं, उसका 16 नहीं, 32 AMU ऑफ ऑक्सीजन, 32 AMU, एक मेरे पास ऑक्सीजन के एटम्स पड़े हैं जिनका मास 32 AMU है, तो बताओ कि मेरे पास कितने ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन एटम्स पड़े हैं। ठीक है, मुझे पता है कि 2 AMU है, मैं ग्राम्स में पूछ रहा हूँ, मुझे AMU में जानना ही नहीं है, मुझे AMU में जानना ही नहीं है, मुझे ग्राम्स में जानना है। ओके, किसी ने 32 ग्राम्स बोला है, 32 ग्राम्स, मैंने ग्राम एटॉमिक वेट नहीं पूछा, याद रखो, ग्राम एटॉमिक वेट बोलूं तो तुम लोग 32 ग्राम्स बोल सकते हो। बहुत जने आंसर कर रहे हैं, वेरी नाइस। बहुत जने क्वेश्चन फिर से पूछ रहे हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन सुन लो एक बार, फिर से क्वेश्चन सुन लो कि मेरे पास एक कंटेनर में ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स पड़े हैं, ठीक है, ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स पड़े हैं, मॉलिक्यूल्स एटम्स पड़े हैं, बेसिकली ऑक्सीजन के एटम्स पड़े हैं जिनका मास जो है वो, जिनका मास 32 AMU 32 AMU है, ऑक्सीजन के एटम्स जिनका मास 32 AMU है, तो बताओ ग्राम्स में, ओ 32, तो मेरे पास कितने एटम्स हैं, मेरे पास कितने एटम्स हैं और उनका ग्राम्स में वेट क्या है। थ्री आंसर आ रहा है, थ्री आंसर, 3 एटम्स, कोई कोई टू 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 भी बोल रहा है, एटम 3 बोल रहे हैं, कोई कोई टू टू भी बोल रहा है, 3 कोई 3 कोई 2, 2 और 3 में मुश्किल लगी पड़ी है। एक्चुअली में द करेक्ट आंसर इज 2 ओनली। ओके, द करेक्ट आंसर इज 2, 3 जिसको लग रहा है यार फिर से थोड़ा कैलकुलेट करो, क्योंकि 1 AMU है, तो 1 AM मतलब 1 AMU अगर सपोज ऑक्सीजन के एटम्स हैं, अब मुझे पता है कि एक ऑक्सीजन के एटम का वेट जो है ना वो 16 होता है, ठीक है, मास जो है उसका वो 16 होता है, ठीक है, तो 32 का कितना होगा, 32 का फिर 2 एटम्स होंगे, क्योंकि एक ऑक्सीजन के एटम का मास अगर 16 है, तो 2 ऑक्सीजन के एटम्स का मास कितना होगा, 32 होगा, तो अगर तो 2 एटम्स है मेरे पास, तो मतलब 2 एम 2 ए, समझ रहे, तो 32 AMU है, तो मेरे पास ग्राम्स में कितना है, ग्राम्स का बताओ मुझे, ग्राम्स में जानना है अभी। 2 एटम्स इज करेक्ट, बिल्कुल, हर्ष मोदी ने आंसर किया, ऑलरेडी बहुत जनों ने आंसर किया है, कित विवान ने भी आंसर किया है, बहुत जनों ने ऑलरेडी आंसर कर लिया है। दो जनों में आंसर, दो जनों में कंफ्यूजन है लोगों का, एक कोई कोई बोल रहे हैं 5.312 into 10 raised to minus 23, और कोई कोई बोल रहे हैं 3.3 क्या 3.32 into 10 raised to minus 24।
क्या लग रहा है? 5.312 into 10⁻⁻23। अच्छा ठीक है, सोचो इसके ऊपर, सोचो। चलो तो फिर फिलहाल के लिए ये देखो, देखो आंसर जो है ना सर, इज इट 10⁻⁻23 और -24? इट इज 10⁻⁻24। 1.66 into 10⁻⁻24 ग्राम्स। ये देखो, ये द करेक्ट आंसर इज 3.32। बिल्कुल सही, 3.32 into 10⁻⁻24। ओके, किसी ने लिखा है 4.32। 4.32 कहां से आ गया यार? ये कौन सी कैलकुलेशन कर रहे हो तुम लोग? कैसी कैलकुलेशन है ये? अच्छा ठीक है, तो उसके बाद जो है मास ऑफ एटॉमिक पार्टिकल्स इन एएमयू। किसी ने पूछा क्लोरीन का एग्जैक्ट वेट 35.45 है, तो उसको हम लोग कन्वर्ट करके 35 क्यों नहीं कर सकते? अरे क्योंकि एक्चुअली में अगर ठीक से देखोगे ना तो 35.45 है। पॉइंट के बाद जो सेकंड डिजिट जो है ना, पॉइंट के बाद जो सेकंड डिजिट वो 5 है, तो 5 को अगर कैरी फॉरवर्ड करेंगे तो वो 4 जो है ना 35.4, 4 वाला 5 हो जाएगा। तो 5 हो गया, तो 5 इज अ नंबर विच कांट बी निग्लेक्टेड। समझा? 5 इज अ नंबर विच कांट बी निग्लेक्टेड। 35.5 की वैल्यू है। अगर यहीं पे अगर 35.15 होता, 35.15 होता और 5 का जो है उसकी वजह से जो वन, जो पॉइंट के बाद जो फर्स्ट डिजिट है वो 2 हो जाता, 35.2 हो जाता। तो 2 की तो वैल्यू ही नहीं है, पॉइंट के बाद 2 तो फिर भी इतना मैटर नहीं करता जितना 5 मैटर, पॉइंट के बाद 5 मैटर करता है। तो 0.2 होता तो फिर भी हम लोग जो है उसको सिर्फ 35 लगते हैं, लेकिन यहाँ पे 35.45 है। तो 5 जो सेकंड डिजिट में 5 जो है ना, उसकी वजह से जो फर्स्ट डिजिट है ना उसको कैरी फॉरवर्ड करेंगे तो वो भी 5 हो जाएगा। और 5 की तो वैल्यू होती है, वैल्यू इन द सेंस की है कंपेयर टू द 0.2, उसको नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। रुको, और भी कुछ। अभी सुनो, अभी मेरे पास 2 एटम्स हैं, ठीक है? 2 एटम भोजन ने पूछ रहे हैं 3.32 into 10⁻⁻24 ग्राम्स कैसे आया? अरे बहुत ही सिंपल है, देखो यार, दो, एक एएमयू जो है वो 1.66 into 10⁻⁻24 ग्राम्स है। तो मैं समझ गए, तो 1.66 into 10⁻⁻24 ग्राम्स है। तो 2 एएमयू कितना होगा? दो एएमयू का कितना होगा? तो 1.66 को अगर हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1.66 into 10⁻⁻24 मल्टीप्लाइड बाय 2 करेंगे तो 3.32 ही मिलेगा ना, 3.32 into 10⁻⁻24 ग्राम्स। ओके, समझा? कैन आई गिव वन मोर क्वेश्चन? हाँ बिल्कुल, बहुत सारे क्वेश्चन दे सकता हूँ यार सॉल्व करने के लिए, क्वेश्चंस की तो कमी नहीं है। प्रोटॉन भोजन ने पूछ रहे हैं मास ऑफ एटॉमिक पार्टिकल्स में 1 से पहले आपने क्या साइन यूज किया है? दैट इज द साइन ऑफ अप्रोक्सीमेशन। मैथ्स में यूज की होगी बहुत बार तुमने, मैथ्स में यूज की होगी ये साइन तुमने, अप्रोक्सीमेशन की साइन है वो। राउंडिंग ऑफ, राउंड ऑफ करने के लिए, राउंड ऑफ करने के लिए वो अप्रोक्सीमेशन, वो अप्रोक्सीमेट करने के लिए, उसको राउंड ऑफ करने के लिए वो हम लोग वैसे यूज करते हैं। तो ठीक से ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये देख लो, मास ऑफ एटॉमिक पार्टिकल्स इन एएमयू देख लो आप। एटॉमिक पार्टिकल जैसे इलेक्ट्रॉन है,
तो मास इन एएम में उसका कितना है? इलेक्ट्रॉन का देखो मास देखो कंपैरेटिवली कितना छोटा है कंपेयर टू द प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का मास देखो 0.000549 है, ठीक है, 0.000549, और जबकि प्रोटॉन का मास जो है ना वो है 1.00726 इतना इतना याद करने की जरूरत नहीं है, 1.007 याद रखो। आप अगर ठीक से नोटिस करोगे ना, एक चीज नोटिस करना, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास और अप्रोक्सीमेटली इक्वल ही है, दोनों का मास अप्रोक्सीमेटली एक्चुअली में 1 है, लेकिन अगर एग्जैक्ट भी देखोगे ना तो एग्जैक्ट में भी जाके 1 प्रोटॉन का इज 1.007 वेयर इज न्यूट्रॉन का इज 1.008। तो अगर दोनों में अगर हैवी बोले कि दोनों में से हैवी कौन सा है तो वो न्यूट्रॉन है, ज्यादा हैवी, और प्रोटॉन कम हैवी है कंपेयर टू न्यूट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन तो मतलब बिल्कुल मतलब नेग्लिजिबल मास है उसका, 0.30 आ गए उसके पास पॉइंट के बाद भी, तो 0.000549। ओके, ये तीनों चीजें इंपॉर्टेंट है। और अप्रोक्स अगर सपोज मेरे पास, अगर मैं बोल रहा हूं कि मेरे पास बाय मास जो है, बाय मास हाइड्रोजन के, बाय मास मेरे पास हाइड्रोजन के 3 मॉलिक्यूल है, पहले एटम ले लो, मॉलिक्यूल बाद में कर लेंगे। 3 एटम है हाइड्रोजन के, 3 AMU in a container. In a container I have, in a container I have 3 atoms of three hydrogen atoms whose mass is 3 AMU। मुझे उसको ग्राम्स में कन्वर्ट करना है, तो मैं कैसे करूंगा ग्राम में कन्वर्ट उसको? क्वेश्चन समझा तुम लोगों को? अभी भी अलग अलग आंसर आ रहे हैं। चल प्लीज रिपीट द क्वेश्चन। इन अ कंटेनर, in a container I have stored in a container I have stored H2O, I have stored H2O who has mass of 6 AMU। तो बताओ ग्राम्स में मेरे पास, ग्राम्स में मेरे पास कितने ग्राम्स, कितना वेट है उसका इन ग्राम्स, उस H2O का, उस मॉलिक्यूल का? मैंने क्वेश्चन चेंज कर लिया थोड़ा, मैं H2O की बात कर रहा हूँ अभी। क्या बोला? आंसर आना स्टार्ट हो गया?
एक कंटेनर में मेरे पास H2O का मॉलिक्यूल पड़ा है, एक कंटेनर में H2O के मॉलिक्यूल स्टोर करके रखे हैं, और जब मैंने उसको वे किया, उन मॉलिक्यूल्स को मैंने वे किया, H2O के मॉलिक्यूल्स को वे किया, तो वो 6 AMU था। ठीक है, in a container I have stored H2O molecules whose weight is 6 AMU। तो मुझे पता हो कि ग्राम्स में मैंने कितना करके रखा हुआ है स्टोर वाटर को। बिल्कुल सही आंसर आ रहे हैं मेरे पास, बहुत जनों के तो आंसर बहुत सही आ रहे हैं, किसी किसी का चेंज्ड आ रहा है, लेकिन बहुत जनों के सही आ रहे हैं। द करेक्ट -24। समझ गए बेसिकली करना क्या है, कि मतलब हम लोग जो है AMU में से ग्राम्स में कन्वर्ट बहुत इजीली कर सकते हैं। ओके, ग्राम्स, remember this conversion method, 1 AMU is equals to 1.66 into 10 raised to -24 grams। okay, raised to -24, 9.96। अच्छा ठीक है, तो तुम लोगों का तो यहाँ तक एटॉमिक मास यूनिट हो गया। जस्ट 1 सेकेंड, हमारा एक फाइनल टॉपिक रहा हुआ है आइसोटोप्स, जो मैंने सोचा था कि आज कंप्लीट करा दूंगा। मैं तुम्हें सिर्फ उसका डेफिनेशन बता सकता हूँ, बता दे रहा हूँ। नेक्स्ट लेक्चर में जितना हो सके एक्चुअली होता क्या है, मैं तुम्हें सिर्फ एक डेफिनेशन बताऊंगा, उसके बाद वी आर गोना एंड दिस सेशन। ओके, तो बेसिकली आइसोटोप्स जो है ना, एक सेकेंड, माय वीडियो इज नॉट ऑन। ओके, तो बेसिकली आइसोटोप्स होता क्या है, जस्ट 2 मिनट्स लगेंगे, 2 मिनट है, बाकी तो डिटेल में हम लोग नेक्स्ट टाइम बात करेंगे। ठीक है, तो आइसोटोप्स एक्चुअली में होते क्या है, आइसोटोप्स आर दी एलिमेंट्स हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर, ये चीज तुम्हें याद रखनी है। ठीक है, आइसोटोप्स आर दी एटम्स, आइसोटोप्स आर नथिंग बट दी atoms of same element having same atomic number but different mass number। okay, सबको समझा? चलो ठीक है, अब डिटेल में जो है तुम लोग घर पे देखना आइसोटोप्स के बारे में, अगर नहीं हो पाया तो फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में तो बात करने ही वाले हैं। ओके, चलो चलो, तो बाय 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 बाय, वी आर लिविंग। ओके, एवरीवन कैन लीव।